हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी के चलते बहुत सी कंट्रीज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की बात आपने सुनी होगी। इंडिया में भी ये बात हुई थी। ऐसे में एक खबर आई कि इंडिया ने ई रूपी लॉन्च किया है। तो क्या ये इंडियन गवर्नमेंट की बनाई हुई क्रिप्टो करेंसी तो नहीं है? ऐसा एक्चुअली है नहीं, बट इसमें कुछ ना कुछ डिजिटल तो है। तो ये डिजिटल क्या है वो तो अभिषेक आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके पहले आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ। फर्ज कीजिए आप कॉलेज की पढ़ाई करने अपने होम टाउन से बाहर आए हुए हैं। अब न्यू ईयर आ रहा है और आपको जाना है अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गोवा। तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि अपने पापा को फोन करेंगे और कहेंगे कि कुछ पैसे चाहिए, गोवा के लिए नहीं, बुक्स खरीदने के लिए। ज्यादातर लोगों का काम इससे हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर आपके पापा किसी बुक स्टोर का वाउचर खरीद कर आपको भेज दें? उस वाउचर से आप गोवा तो नहीं जा सकते। इनफैक्ट उस वाउचर से आप उसी बुक स्टोर से बुक्स खरीदने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी ही कुछ फंक्शनिंग ई रूपी की भी है, जो डिटेल में बताएंगे अभिषेक। तो आज हम बात करेंगे ईपी। ठीक है, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें एक मेन एम तो बता दिया है कि जो ई रूपी लॉन्च करने का मेन पर्पस है वो यही है कि जिस चीज़ के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उसी चीज़ में वो पैसा खर्च हो। फिर दूसरी जगह तो आज हम ये समझेंगे कि ये ई रूपी है क्या, इसको लॉन्च करने के क्या क्या मकसद थे। और दूसरा ये कि कई एक्सपर्ट का कहना है कि ये एक स्टेप है कि गवर्नमेंट अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना चाहती है। दुनिया के की क्रिप्टो करेंसी पे चाइना ने खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है, अभी वो फिलहाल ट्रायल फेस में है। तो वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले ई रूपी है, इसको एनपीसीआई ने बनाया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, विद द सपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस एंड मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये एनपीसीआई वही है जिसके यूपीआई ये यूज करते हैं। चाहे गूगल पे से पेमेंट करते हैं या पेटीएम से पेमेंट करते हैं, तो जो पीछे जो सेटलमेंट होता है वो पूरा सिस्टम एनपीसीआई ने बनाया है। हम आगे बढ़े तो मैं एनपीसीआई जो यूपीआई जो सिस्टम है उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि एक सिस्टम एनपीसीआई हमने ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, ट्रांजेक्शन फेल। फॉर्चुनेट बात ये भी है कि है हमारा सिस्टम, हमने आरबीआई ने बनाया है ये सिस्टम। बट इस बाहर की कंपनी ज़्यादा ले रही। अगर हम टॉप 3-4 प्लेयर्स की बात करें तो गूगल पे हुआ, वो अमेरिकन कंपनी है। फ़ोन पे अमेरिकन कंपनी है। व्हाट्सएप पे अमेरिकन कंपनी है। पेटीएम भले ही इंडियन कंपनी, बट इन्वेस्टर्स इनके इंडिया में चाइना के हैं। जो इंडियन कंपनी है, भारत पे हुआ, भीम पे हुआ, सब काफ़ी कम यूज़ हुआ। अब हम वापस आते हैं ई रूपी पे। तो ई रूपी है क्या? बेसिकली ई रूपी एक 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 अगर हम समझे कि जो एक मेन एम है, जो इनिशियली जिसमें हम ये यूज़ करने वाले, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अपनी स्कीम्स में इसका लॉन्च इसका यूज़ करने वाली है। तो ये ट्रांजेक्शन होगा जैसे कि सपोज किसी को कोई ट्रीटमेंट कराना है और उसका पैसा गवर्नमेंट दे रही है, तो उसके मोबाइल पे एक क्यूआर कोड जाएगा, अगर स्मार्टफोन है तो, नहीं तो एक मैसेज आएगा। वो क्यूआर कोड लेके वो जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे जो पेमेंट काउंटर वहाँ पे स्कैन किया जाएगा, तो ओटीपी बताना पड़ेगा। जैसे ओटीपी तो ट्रांजेक्शन जो जो पैसा है वो डायरेक्ट सरकार से उस हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। आपको पे करने की जरूरत नहीं है और आप वो हेल्थ सर्विस आपका आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो एक बेसिकली जो एक मेन एम जो है कि जो 2-3 मेन एम है कि लॉन्च करने के। सबसे पहला ये कि अभी भी इंडिया में काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है, लगभग 190 मिलियन की पॉपुलेशन है। यानी कि 19 करोड़ के आसपास के लोग ऐसे जिनका बैंक अकाउंट नहीं है। तो वहाँ उनको बेनिफिट पहुंचाना चाहिए। जो गवर्नमेंट जिस तरह सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी के दो मॉडल होते हैं। पहला मॉडल ये होता है कि किसी भी चीज़ पे अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो उसका वो एक रेट फिक्स कर देती है कि ये चीज़ आपको इसी रेट पे बेचना है, और जो भी मार्केट रेट से डिफरेंस है
वो हम डायरेक्ट कंपनी को पे करेंगे। दूसरा ये रहता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि आप और एक जो रेट तय किया है उसके बीच में जो डिफरेंस है या जो कंज्यूमर एक्स्ट्रा पे कर रहा है वो गवर्नमेंट आपको देगी। बट कई केसेस में से देखने को मिला है कि जैसे मैंने बताया कि 190 लगभग 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो उनको उनको जो उन्होंने एक्स्ट्रा उनके अकाउंट में पहुंचाना तो पहुंचा नहीं सकते हो आप। दूसरा ये कि कई जगह क्योंकि जो क्यूआर कोड वो उसी सर्विस में के लिए यूज किया जाता है जिस सर्विस के लिए वो बना है। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि आपको बुक्स खरीदनी है और आपने अब सब फोन लगाया कि हमें बुक, तो वो क्या करेगी, वो आपको ई रुपी जनरेट दे देगी, क्यूआर कोड दे देगी। वो उसी पर्सन के लिए रहेगा जिस पर्सन को दिया गया है। जैसे अगर मुझे दिया है तो मैं ही उसको यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ओटीपी आएगा तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर मुझे ओटीपी बताना पड़ेगा। दूसरा, मैं उसको क्या बुक स्टोर पे रिडीम कर सकता हूँ, दूसरे को जाके मैं उसको रिडीम नहीं कर सकता। अब ये है कि अब क्या ये ई रुपये को कौन कोई यूज कर सकता है। एक तो गवर्नमेंट यूज करेगी अपनी स्कीम, और ICICI के वो सब ई रुपी यूज कर सकती है, यानी कॉर्पोरेट भी इस ई रुपी का यूज कर सकते हैं। अपने एम्प्लॉयज को कोई सर्विस देनी है या कुछ तो वो ई रुपी जनरेट, और वो एम्प्लॉय वो जिसके लिए दिया गया है वो ई रुपी यूज करके वो सर्विस ले सकता है। अब इसके जो एम की जैसे हम बात की, तो पहला तो एम तो यही है कि इनको एक जो सब्सिडी जा रही है वहां तक एंड यूजर तक सही सब्सिडी का यूज हो, वहां पे वो इंश्योर करना है। दूसरा, जिन लोगों के पास बैंकिंग सर्विस को लेके भी कदम है, क्योंकि आरबीआई भी ये प्रोसेस में है कि वो क्रिप्टो करेंसी खुद की लॉन्च, पर अभी भी किसी भी सेंट्रल बैंक की कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई अगर सेंट्रल बैंक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करती है तो एक बेसिक एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह भी देखा जा सकता है कि हम जो ई रुपी लॉन्च करके देखते हैं, इससे जो उनको लर्निंग मिलेगी उसका यूज करके वो डेवलप करेंगे। बट अभी क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट क्यों खुद की क्रिप्टो करेंसी या कोई भी सेंट्रल बैंक खुद की क्रिप्टो करेंसी यूज करना। पहला रीजन ये है कि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो। उसके देश में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो चाहेगी कि वो जो उनकी उस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के ट्रांजेक्शन उसी की करेंसी में ट्रांजेक्शन हो, क्योंकि एक एक जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उसी की वजह किसी भी अगर ऐसी किसी करेंसी में अगर यूज ट्रांजेक्शन उस कंट्री में होने लग गया जिसका कोई भी ट्रैक उस देश की सेंट्रल बैंक के पास या उस देश की सरकार के पास नहीं है, तो उसको ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन देख लीजिए, अगर सपोज कीजिए कि आप बिटकॉइन में ही पूरा ट्रेड करने लगे, आपकी सैलरी भी बिटकॉइन में आने लगी या मार्केट में भी बिटकॉइन में ट्रेड करने लगे, तो पूरी गवर्नमेंट की पकड़ या एक सेंट्रल बैंक की पकड़ इकोनॉमिक पे एक छूट सकती है। जैसे कि जानते हैं कि आरबीआई है मॉनेटरी पॉलिसी लाता है जिसमें वो जो अलग अलग रेट्स रहते हैं वो कम का ज़्यादा करके मनी का इनफ्लो मार्केट में सर्कुलेशन को कम ज़्यादा करता रहता है। अगर क्रिप्टो करेंसी में डील होने लग गया तो वो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा ये कि कई इनलीगल कामों में भी क्रिप्टो करेंसी का यूज होने लग गया है, कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर फंडिंग हो रही है, उसमें क्रिप्टो करेंसी का यूज हो। दूसरा एक सिस्टम एक ये है कि क्रिप्टो करेंसी का जो जो बेस एक मेन डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है वो ये देशी करेंसी है, उसकी गारंटी गवर्नमेंट देती है। आपने सबने नोट पे देखा होगा कि किसी आप नोट पे देखते हैं, अगर 100 रुपए का नोट है तो उस पर लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपए पे करने का वचन देता हूँ। यानी कि उसकी गारंटी गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल बैंक दे रही है कि ये 100 रुपए है,
इसकी वैल्यू 100 रुपये रहेगी, कि जीरो नहीं होगी। भले ही परचेसिंग पावर कम हो सकती है ओवर द ईयर, इन्फ्लेशन कम ज़्यादा हो रहा है, तो आज 100 रुपये में जो आप चीज़ खरीद रहे हो कल 100 रुपये में ना मिले। बट क्रिप्टो करेंसी में ये कोई गारंटी नहीं है। आज जिसकी वैल्यू 100 रुपये है, कल को हो जाए कि जीरो भी हो जाए या 100 का 1000 भी हो जाए। हमने देखा है एलन मस्क कोई भी ट्वीट कर देते तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी रातों रात डिसएडवांटेज लगता है। और दूसरा, क्रिप्टो करेंसी एक नई फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। इनिशियली कई सेंट्रल गवर्नमेंट ने या सेंट्रल बैंक ने या गवर्नमेंट ने, बट उनको लग रहा है कि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, अगर पीछे रहे काफी नुकसान हो सकता है देश का। तो इसलिए आरबीआई भी कोशिश कर रहा है, और उसी कोशिश में ये ई आरबीआई ने लॉन्च किया है कि एक फर्स्ट स्टेप देखा जा रहा है कि ये क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की तरफ एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है। बिटकॉइन के बारे में अभिषेक ने जो बताया, मुझे पर्सनली एक उसकी ये भी प्रॉब्लम लगती है कि अगर कल को आपके वॉलेट में से आपके पास 4 बिटकॉइन थे और कल को आपने लॉगिन करके देखा कि आपके पास 3 बिटकॉइन है, तो आपके पास कोई फ़ोन नंबर नहीं है या कोई ईमेल नहीं है जिसे आप फ़ोन लगाकर ये बात कर सकते हैं कि ये कैसे हो गया, ये क्या हुआ मेरे साथ। बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ही नहीं है, तो कहीं पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बिटकॉइन को लेकर कोई एक अथॉरिटी बॉडी नहीं है। सेकेंडली, जो अंडरलाइंग इसकी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था ई रूपी के बारे में, तो मुझे ये तो कहीं मिला नहीं कि ब्लॉकचेन का यूज़ इसमें हो रहा है या नहीं। लेकिन वो एक टेक्नोलॉजी है जो शायद ई रूपी में अगर अभी यूज़ नहीं हो रही तो आगे जाकर भी यूज़ हो सकती है, क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है। हाँ, इसमें ब्लॉकचेन का यूज नहीं हो रहा है यूपी में। बेसिकली जो मैंने आपको बताया, एनपीसीआई का जो यूपीआई सिस्टम है, हम्म। मेन फ्रेमवर्क उसी का यूज कर रहा है। ब्लॉकचेन काम नहीं करेगा, क्योंकि क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड स्कैन करना है, और हम्म। जो ट्रांजेक्शन होगा वो बैंक टू जो उसके अकाउंट में हो जाएगा। और यूपीआई की जो अभिषेक ने बात की, मैं एक और पॉइंट इसमें बताना चाहता हूँ। एक रिसेंटली मैं न्यूज़ ये भी देख रहा था कि यूपीआई की जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है वो भूटान भी अब यूज़ कर रहा है। तो यूपीआई एक एक्चुअली वर्ल्ड क्लास लेवल की टेक्नोलॉजी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है, और वो तारीफ के काबिल है। फाइनली जो अभिषेक ने एक और बात कही थी कि 19 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब बहुत सी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन इतनी नहीं होती है जितनी 19 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उन लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आज के कॉल में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।